16 मार्च 2013 रहमान डकैत का सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू डिफेंस के एक अपार्टमेंट में पार्टी कर रहा था। बॉलीवुड के गाने बज रहे थे, डांस हो रहा था। उसका छोटा भाई यासिर अरफात भी उसके साथ था। दूसरे कमरे में अरशद पप्पू का 10 साल का बेटा बेखबर वीडियो गेम खेल रहा था। अचानक डोर बेल बजी। अरशद पप्पू का दोस्त शेरा पठान दरवाजे की तरफ बढ़ा। डोर आई से झांक कर देखा, पलट कर आया तो उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। यासिर ने म्यूजिक बंद कर दिया। रक्स करते कदम रुक गए। कमरे में फैली खुशी एक अनजाने डर में बदलने लगी। अरशद ने पूछा, कौन है? शेरा ने परेशानी से कहा, पुलिस। पुलिस? अरशद ने हैरत से दोहराया। वो जमानत पर रिहा होकर आया था, उस पर कोई नया मुकदमा भी नहीं था। उसे लगा खतरे की कोई बात नहीं, इसलिए कहा, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही पुलिस के 3 इंस्पेक्टर अंदर घुस आए। हाथों में असलहा था और उनके साथ वो लोग भी थे जो अरशद के खून के प्यासे थे। रहमान के जानशीन उज़ैर बलोच के कारिंदे। अरशद पप्पू और उसके साथियों के हाथ बांध दिए गए, आंखों पर पट्टियां कस दी गईं। शोर सुनकर अरशद का बेटा भी कमरे में आ गया। अपने बाप को इस हाल में देखकर वो रोने लगा, मिन्नतें करने लगा, मेरे बाबा को छोड़ दो। ये वो रात थी जब उस बच्चे ने अपने बाप को आखिरी बार देखा, मगर वो तमाम चेहरे उसकी आंखों में हमेशा के लिए महफूज हो चुके थे। बाद में उस बच्चे ने अपने बाप का बदला कैसे लिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि लियारी गैंग वॉर की पूरी कहानी सिर्फ क्राइम और कंट्रोल की नहीं, बदले की भी है। रहमान डकैत ने अपने बाप का बदला लिया, उज़ैर बलोच ने अपने बाप का, अरशद पप्पू ने अपने बाप के कत्ल का हिसाब चुकाना था, और फिर अरशद का बेटा भी। आज की वीडियो में हम बदले की ये कहानियां जानेंगे और ये भी कि रहमान डकैत का उस्ताद अरशद पप्पू उसका दुश्मन क्यों बना। लियारी में असल राज किसका था, अरशद पप्पू या रहमान डकैत? कौन ज्यादा बेरहम और खतरनाक था, अरशद या रहमान? और क्या अरशद पप्पू की मौत एक अंजाम थी या एक नए खूनी चैप्टर की शुरुआत? तो चलें एक बार फिर चलते हैं 50 साल पहले के लियारी की गलियों में। कराची का इलाका लियारी 60s और 70s से ही ड्रग्स का गढ़ बनने लगा था। गरीबी और बेरोजगारी का डेरा था। इलाके के ज्यादातर लोग मजदूर थे। चर्स और अफीम का नशा आम था। रहमान बलोच की स्टोरी में हमने आपको तफसील से बताया कि लियारी के किस इलाके में कौन सा गैंग काम करता था। 80s में मेवाशाह, जहानाबाद, शेरशाह, पुराना गोलीमार और उसके आसपास के इलाके अरशद पप्पू के बाप हाजी लाल खान और हाजी लालू के कंट्रोल में थे। कलाकोट रेक्सल लाइन वाले इलाके में रहमान बलोच के बाप हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल का राज चलता था। इकबाल उर्फ बाबू डकैत कलरी के इलाके में धंधा चलाता था। हाजी लालू और दादल के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन बाबू डकैत ग्रुप से उनकी अनबन रहती थी। ईरान से माइग्रेट करके ये लोग आए थे कराची। जो इनके दादल हैं या ये फैमिलीज़ थी, ये लोग लियारी के अंदर अपना इन्होंने जगह बनाई। इसी तरीके से हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू अपने माइंड के हिसाब से वो कराची या लियारी से बाहर, उस वक्त जो पाक कॉलोनी जहानाबाद का एरिया था, वहाँ पर मेवाशा कब्रिस्तान के साथ इन्होंने स्पेस ली और बहुत खुली जगह उनको मिली, तो इस वजह से उन्होंने एक अलग तलग अपना वो किया। तो जो अवाइल हैं, अगर हम 1960 की बात करें तो उस वक्त जो सारे लोग ये एक थे। हाजी दाद मोहम्मद दादल, इसी तरीके से शेरू, या इसी तरीके से जो हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू, आपस में शेर शक्कर थे। बहुत ज़्यादा इनके क्लोजनेस थी, आपस में फैमिली रिलेशन थे, बैठना उठना था, आना जाना था। तो उस वक्त इस टाइप के क्लैश नहीं थे। और दूसरी तरफ जो हाजी लालू है, उसका तो अपना एक बाकायदा सेटअप था। वो बड़े सुकून से अपना जहानाबाद, पाक कॉलोनी, पुराना गोली मार में अपना सेटअप चलाता था। इनके हाजी लालू के और दाद मोहम्मद उर्फ दादल वालों के पुराने ताल्लुकात भी थे, और इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि एक दफ़ा जब एक और कज़न के को जो है, जो रहमान का कज़न, उसको जो है जब डालमिया के एक गैंगस्टर के बेटे ने कत्ल किया, तो हाजी लालू ने जिरगा करके ये ऐलान किया था कि हम इसके कत्ल का बदला लेंगे। और बाद में हाजी लालू के लोगों ने जाकर उस गैंगस्टर को, जिसका नाम सलमान ब्रोही था, डालमिया के इलाके में, उसे कत्ल भी किया। बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाले हाजी लालू के घर 1972 में अरशद पैदा हुआ। गोल मटोल और गोरा चिट्टा अरशद हाजी लालू को बहुत प्यारा था। वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पप्पू कहते थे। बाद में ये निक नेम उसकी ऐसी पहचान बना के भयानक कामों के बावजूद वो पप्पू ही कहलाता रहा।
खैर अरशद के और भी बहन भाई थे, मगर वो सबका लाडला था। लाड प्यार ने बचपन से ही जिद्दी और लड़ाकू बना दिया था। स्कूल एजुकेशन जैसे तैसे कंप्लीट की, छोटी उम्र से ही अपने बाप के साथ उसके गैर कानूनी धंधों में शामिल होने लगा। हाजी लालू को सब क्रिमिनल ग्रुपों में गॉड फादर की हैसियत हासिल थी। इसके गैंग पर ड्रग्स बेचने, डकैती, भत्ताखोरी और किडनैपिंग जैसे संगीन इल्जामात थे, मगर उसके ताल्लुकात एक बड़ी बाअसर पॉलिटिकल फैमिली और बलोच सरदारों से भी थे। सीनियर सहाफ़ी तो ये भी कहते हैं कि पुलिस और कोर्ट जैसे अहम डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हाजी लालू करता था। ये सारे के सारे एक जुस्से वाले लोग होते थे। तो जब ये हारून फैमिली के लोग या उस तरह के जो पॉलिटिशियन थे उस वक्त जब ये एक्टिविटी करते थे, जलसे करते थे, तो उस वक्त इन लोगों को एज ए सिक्योरिटी जो है वो नेशनल गार्ड्स के तौर पे जो अपने साथ रखते थे। और फिर इनका एक असर और रसूख था चूँकि लियारी और इलाकों में, जहानाबाद में, तो इनको वो अपने साथ रखते थे ताकि एक अपना वोट बैंक बना सकें। इसलिए इनके न सिर्फ कराची में मेन अहम शख्सियात से रवाबत से ताल्लुकात थे, इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में भी थे। फिर इनका ईरान के जो चाबहार के इलाके थे वहाँ तक भी एक असर और रसूख था। तो एक मुनज़्ज़म पूरा एक इनका वो था, और बैठने उठने वाले और असर और रसूख वाले इसलिए ये कहलाए। 90 की दहाई में मैं उम्मत अखबार में था। अच्छा, उस ज़माने में लियारी का जो इशू था बहुत ज़्यादा उठा हुआ था, बड़ी ख़बरें आती थी इस हवाले से, बहुत खौफनाक, डरावनी। उन्हीं दिनों हमारे एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि लियारी का जो मेवाशाह कब्रिस्तान है वहाँ पर क्रिमिनल्स का बाकायदा इज्तिमा होता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ सियासी या मजहबी जमातों का इज्तिमा होता है, बिल्कुल इसी तरह का इज्तिमा होता था। और अच्छी खासी तादाद में लोग वहाँ पे जो क्रिमिनल्स थे वो आते थे, और सिर्फ लियारी के लोग नहीं होते थे, उसके अंदर अंदरूनी सिंध के भी होते थे, बलूचिस्तान के लोग भी होते थे, और उसमें तमाम लोग शामिल होते थे, जैसे शराब बेचने वाले, जुए के अड्डे चलाने वाले, कारें स्नैच करके स्मगल करके बेचने वाले, तो वो सारे वहाँ जमा होते थे। अच्छा, इस इजलास का जो मैनेज करने का जिम्मा होता था वो अरशद पप्पू के जो वालिद थे हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू, वो करते थे। वो इस इजलास को हेड भी करते थे और सारे इंतज़ाम वगैरह वही चलाते थे। तो बहस इजलास के अंदर ये तय होता था कि भाई अब आइंदा क्या करना है, इनके जो आपस के जो झगड़े या आपस के जो मसले मसाइल थे वो हल होते थे, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि भाई इन लोगों को कोई डर नहीं लगता था? ये सवाल मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा था कि यार इन लोगों को डर नहीं लगता कि मतलब कोई छापा मार देगा या कोई दुश्मन आगे हमला कर देगा? तो रिपोर्टर ने जो है मुझे बड़ा हंस के बताया कि भाई इनकी सिक्योरिटी पर तो खुद पुलिस तैनात होती है, और वो वर्दी में एहलकार नहीं होते थे, वो बिल्कुल सादा कपड़ों में होते थे, असला वसला छुपा के बिल्कुल आम आदमी की तरह वहाँ खड़े रहते थे, और पुलिस ही जो इनकी हिफाजत करती थी। तो अरशद पप्पू ने बाप के बलबूते पर दादागिरी के साथ पैदागिरी भी शुरू कर दी थी। वो हर वक्त एक बेबी क्लाशनकोफ लटकाए घूमता रहता, मनशियात, जुए के अड्डों और इलाके की दुकानों से भत्ता लेता। वो इंडियन एक्टर संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। असल में अगस्त 1993 में बॉलीवुड की फिल्म खलनायक रिलीज हुई, जिसमें संजय दत्त ने गैंगस्टर बलराम उर्फ बल्लू का रोल अदा किया था। फिल्म की रिलीज से पहले संजय दत्त को गैर कानूनी वेपन रखने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था। जेल यात्रा और खलनायक मूवी ने संजय दत्त को इंडिया और पाकिस्तान के क्रिमिनल्स का फेवरेट बना दिया था। अरशद पप्पू भी हर वक्त नायक नहीं खलनायक हूं मैं गुनगुनाता रहता और संजय दत्त को कॉपी करने की कोशिश करता। अरशद ने ये बातें बाद में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खुद बताई थी। खैर, ये वही ज़माना था जब कराची में जराइम पेशा लोगों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू फॉक्स चल रहा था। उसकी डिटेल आप चौधरी असलम वाली वीडियो में देख सकते हैं। उस जमाने में रहमान के एक चचा को बाबू डकैत ने मार दिया। वो रहमान के लिए बाप की तरह था, क्योंकि रहमान की परवरिश उन्हीं के हाथों में हुई थी। उसके बाद रहमान हाजी लालू गैंग में शामिल हो गया। वो अरशद से 4 साल छोटा था, फिर भी दोनों पार्टनर इन क्राइम थे। रहमान अरशद पप्पू की इज्जत और पप्पू रहमान से मोहब्बत करता था। हाजी लालू ने रहमान की शादी गोलीमार के एक सेठ यूसुफ बलोच की बेटी से कर दी थी। सेठ यूसुफ की दूसरी बेटी से अरशद के छोटे भाई यासिर अरफात की शादी हुई थी। इस तरह ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल चुकी थी। यानी रहमान डकैत की शादी में खुशी से नाचने वालों और हवाई फायरिंग करने वालों में अरशद पप्पू भी शामिल था। मगर फिर ऐसी क्या दुश्मनी हुई कि एक दूसरे पर स्ट्रेट फायर होने लगे? इसका जिक्र ज़रा आगे करते हैं और अरशद पप्पू का घिनौना सलूक भी बताएंगे जो उसने रहमान के माँ बाप की कब्रों के साथ किया था। बहरहाल ये 1995 की बात है। सिंध पुलिस के दबाव पर हाजी लालू ने रहमान डकैत और यासिर अरफात को गिरफ्तार करा दिया। फिर यासिर की ज़मानत तो करा ली, मगर रहमान की नहीं कराई। कहते हैं रहमान बलोच के 1 करोड़ रुपए हाजी लालू के पास थे। रहमान ने पैगाम भेजा कि उसके पैसे खर्च करके ज़मानत कराई जाए, मगर हाजी लालू ने कहा कि कौन से पैसे?
मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। अरफात और रहमान बलोच जो था ये किसी तरीके से पाक कॉलोनी में किसी केस में गिरफ्तार हो गए। उनके ऊपर शायद कुछ संगीन मुकदमा बना, जिसके बाद कुछ अरसे बाद अरफात की तो हाजी लालू ने ज़मानत करा ली और जेल से रिहा हो गया, लेकिन रहमान जेल में रहा। रहमान की ज़मानत उसने नहीं कराई। फिर किसी तरीके से उसने रब्ता किया जो अपने हाजी लालू से कि भाई मेरी भी ज़मानत कराएं, मेरा कुछ पैसा आपके पास हिसाब किताब का काफ़ी पड़ा हुआ है, आप वो पैसा खर्च कर दो और मुझे जेल से निकालो। तो इस पर उसने कहा कि कौन सा पैसा और कहाँ का पैसा। तो इस बुनियाद के ऊपर उनका वो तनाज़ा हुआ। फिर उसके बाद एक इनका बाहमी एक मर्डर हुआ कोई तनाज़ा के ऊपर फैमिली में ही, जिसके बाद इनकी एक दुश्मनी शुरू हो गई। उन दिनों रहमान बलोच को पेशी पर सिटी कोर्ट लाया जाता था। वहां से वो सिपाहियों को पैसे देकर कलाकोट में अपने घर जाता, घर वालों से मुलाकात करके वापस आ जाता। लेकिन 10 जून 1997 को एक दिन वो घर गया तो वापस नहीं आया। यहाँ से अरशद पप्पू और रहमान में दूरी शुरू हुई, क्योंकि रहमान ने हाजी लालू से पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए थे और अपना धंधा भी अलग कर लिया था। गुस्से में अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान डकैत पर हमला किया, मगर वो बच गया। यहाँ से गैंग वॉर की चिंगारियाँ भड़कना शुरू हुई, मगर ये आग बेकाबू हुई 2003 में। रहमान और अरफात आपस में हमजुल्फ थे, इसी तरह से इनायत और अरशद पप्पू आपस में हमजुल्फ थे। और इनायत को जो है वो फिर रहमान ने एक दिन जो है फुलियारी के इलाके में ही उसने कत्ल कर दिया। रहमान हमारा अपना बच्चा था, उसने हमारे साथ नाजायज़ का ज़्यादती किया, हमारे ही पाला हुआ हमारे लिए नासुर बन गया। क्योंकि रहमान ने हमारे साथ ज़्यादती की, उसने मेरा हमजुल्फ को उठाया, अगवा किया, उससे 1.5 लाख रुपया दिया इनायत नाम तक। उसके बाद जो नहीं रहमान ने चौथा दिन इनायत को मार दिया। तो मुझे खबर के बोला मैंने आप हमजुल्फ को मार गया, उसका लाश बाहर करम ले गया। फिर इंदर से हमारा डिशू शुरू हो गया। 2003 में जो है वो का ये लड़ाई चालू हुआ अरशद पप्पू वालों से पैसे पे लेन देन में लड़ाई चालू हुआ। तो इसी दौरान हम लोगों के जो है आपस में दुश्मनियाँ बढ़ती गई, लोग भी हम लोगों के नते गए। तो इसी दौरान हम लोगों ने जो है अरशद पप्पू का साल्टू था उसका घर भी जला दिया था। लियारी में झटपट लैन के अड्डे से बलूचिस्तान के लिए बसें चलती हैं। उस अड्डे से उस दौर में रहमान डकैत को लाखों रुपए महीना भत्ता जाता था, जो एक छोटे ट्रांसपोर्टर फैज़ मोहम्मद और फैजू मामा के जरिए पहुंचता था। उसमें से पुलिस भी अपना हिस्सा वसूल करती थी। रहमान अरशद ग्रुप से अलग हुआ तो अरशद पप्पू ने फैजू को हुक्म दिया कि अब ये भत्ता डायरेक्ट उसे दिया जाए। फैजू रहमान डकैत के वालिद हाजी दादल का भी दोस्त था और ख़ुद रहमान से भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए उसने इनकार कर दिया। मगर अरशद को ना सुनने की आदत नहीं थी। वो तो पहले गोली और बाद में बात करता था। उसके हुक्म पर फैजू मामा को अगवा कर लिया गया। फिर अरशद पप्पू के अंदर फिल्मी कैरेक्टर जाग उठा। उसने रहमान बलोच को फ़ोन मिलाया और कहा कि वो फैजू को कत्ल करने वाला है। रहमान ने फ़ोन पर उसे रोकने की कोशिश की, मगर अरशद पप्पू ना रुका और फैजू मामा को गोली मार दी। मामा फैजू को कत्ल करता है बेपनाह तशद्दुद करके मामा फैजू पर, और उसको फिर कत्ल कर दिया जाता है। उसकी लाश जो है वो मच्छर कॉलोनी की जो रेलवे लाइन जो वहाँ से गुजरती है माड़ीपुर रोड के साथ ही, वहाँ पर उसकी लाश फेंक देते हैं। अरशद पप्पू ग्रुप उन्होंने मेरा वालिद साहब को तशद्दुद करके बोरी में लाश डाल के मच्छर कॉलोनी मारीपुर रोड में फेंका। तो मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह था। मैं गवाही देने जाता था तो मेरे खिलाफ उन्होंने रोकने के लिए गवाही पे मुझे मुतअद्दिद केसों में मफरूर करवाए। वही उज़ैर बलोच जो फुटबॉलर बनना चाहता था, मगर बाप की मौत के बाद बदला लेने के लिए रहमान का कारिंदा बन गया। यानी ये कहा जा सकता है कि उज़ैर बलोच को जुर्म के रास्ते पर अरशद पप्पू ही लेकर आया था। फिर उज़ैर बलोच रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में मौत के बाद लियारी गैंग का सबसे पावरफुल डॉन बन गया था। मगर उसकी बात थोड़ा आगे करते हैं, वापस आते हैं उस वक्त की गैंग वॉर पर। अरशद और रहमान दोनों ग्रुपों के लोग एक दूसरे के दोस्तों और रिश्तेदारों पर हमले भी करते रहते थे। फिर ये गैंग वॉर सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं रही थी, कराची के दूसरे इलाकों तक भी फैली, खास तौर पर वहाँ जहाँ बलोच और सिंधी आबादी ज्यादा थी। इन इलाकों में मनशियात, असला बेचने वाले और दूसरे क्रिमिनल भी मौजूद थे। वो सब दो हिस्सों में बट गए थे, कुछ रहमान डकैत के साथ और कुछ अरशद पप्पू के साथ। वो सब एक दूसरे पर हमले करते। चंद साल में सैकड़ों लोग मारे गए। 23 जनवरी 2003 को हाजी लालू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब अरशद पप्पू को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। उधर 23 जून 2004 को रहमान ने बाबू डकैत को कत्ल करके अपने चचा के कत्ल का बदला ले लिया था।
और इलाके में अपनी धाक बिठा दी थी। इन बरसों में लियारी में इतना खून बह चुका था कि इलाके वाले सख्त परेशान थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बीच में पड़े। दोनों गैंग्स के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशें शुरू की गईं। आसिफ अली जरदारी भी जेल में थे। हाजी लालू की उनसे मुलाकात कराई गई। वो अपने बेटे को समझाने पर तैयार हो गए, मगर सवाल था कि रहमान को कौन समझाएगा। इस काम के लिए लियारी के एक समाजी शख्सियत अनवर भाईजान को ये जिम्मेदारी दी गई। अनवर भाईजान अरशद पप्पू की बीवी के मामू थे और बलोच इत्तेहाद तहरीक के सरबराह भी। रहमान बलोच को उनसे शिकायत थी कि वो उसके खिलाफ पुलिस वगैरह को कंप्लेंट कराया करते थे। 9 जनवरी 2005 को रहमान और उसके साथियों ने अनवर भाईजान को ही कत्ल कर दिया। नुकसान लियारी का हो रहा था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर उस वक्त जो आसिफ अली जरदारी जेल में थे, उन्होंने फिर एक मुसालियती कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में जो अनवर भाईजान थे वो शामिल थे, नबील गबोल थे, सईद सरबाजी थे। इन्होंने फिर अपने तौर पे एफर्ट शुरू कर दी, लेकिन इस तमाम उसमें मैं समझता हूँ कि अनवर भाईजान जो थे एक जनाजे से शिरकत करके वापस जा रहे थे कलाकोट में, उनको सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसका जैसे कि अब पता चला कि बाद में इल्ज़ाम रहमान के ऊपर आया, लेकिन रहमान के लोग उसके दूसरे ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ें थी इस तरह की जो लियारी में जो है वो उन दिनों काफ़ी परवान चढ़ी। उसके जवाब में अरशद पप्पू ने रहमान के रिश्ते के चचा को बल्दिया टाउन में उनके घर से अगवा कर लिया। पहले उन पर शदीद टॉर्चर किया, फिर रहमान डकैत को कॉल की और उसके चचा की चीखें सुनवाई। फिर कहा कि मैं इसे कत्ल कर रहा हूँ और उसके बाद भी 1 घंटे तक यहाँ रुकूंगा, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। रहमान को गोली चलने और उसके चचा की आखिरी चीखें भी सुनाई गईं। बताया जाता है कि उसके बाद वाकई अरशद पप्पू 1 घंटे तक वहां बैठा रहा, मगर रहमान डकैत ना आया। अरशद पप्पू का कलेजा रहमान के चचा को कत्ल करके भी ठंडा नहीं हुआ। उसने मेवा शाह में रहमान के वालिदैन की कब्रें धमाके से उड़ा दी और कहा जाता है कि इन पर बिल्डोज़र भी चलाया। जितना कुर्बतें थी, जितनी मोहब्बत थी, जितनी दोस्ती थी, बाद में जब ये तनाज़ात इतने खौफनाक हद तक हुए, जब एक दूसरे को ज़िंदा यानी देखना गवारा नहीं था, इनकी हर वक्त पूरे तमाम वसाइल एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, इनको मरने मारने पे लगे थे, तो ऐसे में कुछ ऐसी संगीनी सिचुएशन हुई थी कि अरशद पप्पू और इनके लोगों ने, क्योंकि जो मेवाशाह कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान में अरशद पप्पू का जो मेवाशाह कब्रिस्तान था, वहाँ पर रहमान बलोच का जो वालिद था, दाद मोहम्मद उर्फ दादल, उनकी कब्र थी। उस कब्र के ऊपर भी इन्होंने बम धमाका करके उसको उड़ा दिया। मकसद इस कदर ज़्यादा इनके अंदर जो दुश्मनी का जो अरूज था वो इस टाइप का हो गया था। 2005 में लियारी टास्क फोर्स बनी, जिसका सरबराह असलम चौधरी को बनाया गया। रहमान लियारी से फरार होकर हब में छुप गया। उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो वो वहां से भागकर ईरान चला गया। उधर अरशद पप्पू के गैंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया था और अरशद भी भागकर बलूचिस्तान चला गया। उस वक्त के सीआईडी ऑपरेशन फयाज खान के मुताबिक अरशद पप्पू खुजदार में बलोच अलहदगी पसंदों के पास छुप गया था। वहां छापा मारा गया तो वो वहां से भी फरार हो गया था। 18 जून 2006 को रहमान बलोच को चौधरी असलम ने कोयटा से गिरफ्तार किया। उसे कराची लाया गया, मगर गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई थी। असलम चौधरी को 1.5 महीने बाद माशूक बरोही एनकाउंटर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अरशद पप्पू रास्ता क्लियर समझकर लियारी वापस आ गया, मगर एसपी फयाज खान ने इलाके में मुखबरों का जाल फैलाया हुआ था। अरशद पप्पू के लियारी आने के बाद मुखबर पल पल की खबरें उन्हें पहुंचाते थे। ऐसी ही एक पक्की खबर पर अक्टूबर 2006 में पुलिस ने नया आबाद के एक फ्लैट में रात 2 बजे छापा मारा और अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ बलूचिस्तान पुलिस का एक अहलकार भी था। 2006 की बात है, मैं रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, वापस आ रहा था, तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त था। तो नया आबाद के करीब लियारी का जो इलाका है नया आबाद, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ पुलिस की नफरी मौजूद है और एक बख्तरबंदी खड़ी हुई थी। तो ज़ाहिर है मैं एक साफ़ी हूँ, तजस्सुस हुआ, तो वहाँ मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों सब जमा है। तो उन्होंने बताया कि लियारी गैंग वॉर के कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। तो मेरा तजस्सुस बढ़ा, मैं फिर वहीं खड़ा हो गया, मैंने कहा देखूँ क्या हो रहा है। तो कुछ देर बाद फिर खबर आई कि लियारी गैंग वॉर का कोई एक अहम रुकन था, उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। वो बाद में पता चला कि वो अरशद पप्पू था। नया आबाद की तंग गलियों में बख्तरबंद गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए अरशद को मोटरसाइकिल पर दरमियान में बिठाकर लाया गया। अरशद गुस्सा हो रहा था कि मैं कोई बकरा हूं जो ऐसे ले जा रहे हो। अरशद पप्पू की बीवी के मुताबिक उनके घर कमांडो एक्शन हुआ था। 20 के करीब लोगों ने जो सादा लिबास और कमांडो यूनिफॉर्म में थे, रात गए उनके घर पर धावा बोला था।
अरशद पप्पू की गिरफ्तारी फौरन जाहिर कर दी गई थी, क्योंकि चौधरी असलम की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद रहमान डकैत पुलिस की कैद से फरार हो गया था और सीआईडी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 34 साल के अरशद पप्पू पर उस वक्त कत्ल की कोशिश, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के 50 से ज्यादा केस थे। उसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। अरशद पप्पू के पीछे भी लगी थी, तो सीआईडी की टीम ने इसको लियारी के इलाके मेमन आबादी है वहाँ से नयाबाद से गिरफ्तार किया, एक फ्लैट से गिरफ्तार करने के बाद इसको उन्होंने फिर रिस्क नहीं लिया, मैं समझता हूँ इन्होंने फौरी तौर पर उसकी गिरफ्तारी डाली और मुकदमात कोई तकरीबन 60 के करीब मुकदमात थे, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, भत्ता, दहशतगर्दी, पुलिस मुकाबला और इस टाइप के और संगीन केसेस थे, जिसके तहत इसको गिरफ्तार करके फिर ट्रायल इसका स्टार्ट किया गया और ये जेल में रहा। बहरहाल अरशद पप्पू जेल चला गया। उधर रहमान बलोच पीपल्स पार्टी के करीब हो गया और पावरफुल भी, जैसा कि रहमान की बायोग्राफी वाली वीडियो में तफसील से देख सकते हैं। रहमान के गैंग ने अरशद पप्पू ग्रुप से बदला लेना शुरू कर दिया और उसके लोगों को चुन चुन कर मारा जाता या अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाता। अरशद का ग्रुप छोड़कर रहमान के साथ मिलने वालों में गफ्फार जिक्री भी शामिल था। बहरहाल 2008 के जुलाई अगस्त में हाजी लालू ने जेल से बलोच सरदार अख्तर मेंगल को ख़त लिखा और लियारी में सुलह सफाई कराने की दरख्वास्त की। 6-7 महीनों में बात थोड़ी बहुत आगे बढ़ी थी, लेकिन इस बार भी रहमान सुलह पर तैयार नहीं था, क्योंकि उज़ैर ने धमकी दी थी कि अगर उसने अरशद पप्पू से सुलह की तो वो अलग हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि हाजी लालू और अरशद पप्पू का गैंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के करीब होने लगा। लियारी एक बार फिर जलने लगा। इसी दौरान 9 अगस्त 2009 को चौधरी असलम ने एक मशकूक पुलिस मुकाबले में रहमान बलोच की हलाकत का दावा किया। रहमान की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए का इनाम था। बहैसियत एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। रहमान डकैत के बाद गैंग की कमान उज़ैर बलोच ने संभाली। उज़ैर जो बदले की आग में जल रहा था, मौके की तलाश में था। उज़ैर बलोच उस वक्त तक रहमान से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लियारी में इलेक्शन टिकट हो या पुलिस वालों की ट्रांसफर पोस्टिंग, सब उसी के हुक्म से होता था। ऐसे में 2012 में हाजी लालू की कराची सेंट्रल जेल में पुरअसरार अंदाज में मौत हो गई। उम्र तो उनकी ज्यादा थी, मगर अरशद पप्पू को शक था कि उसके बाप को उज़ैर के इशारे पर जहर दिया गया है। उसके दिल में भी बदले का तूफान जोश मारने लगा। 2012 में ही अरशद पप्पू को फैजू मामा वाले केस में भी जमानत मिल गई थी और वो जेल से रिहा हो गया था। उस पर 60 से ज़्यादा केसेस थे, मगर कुछ में वो बरी हो चुका था। उसे शुरू में कराची सेंट्रल जेल में रखा गया था, मगर बाद में बलूचिस्तान के शहर गडानी की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहीं उसकी दोस्ती गडानी के क्रिमिनल लड़कों से भी हो गई थी। रिहाई के बाद उसने गडानी में अपना ठिकाना बनाया और लियारी में दोबारा एंट्री की कोशिशें शुरू कर दी। उज़ैर से सुलह का इम्कान नहीं था। अरशद को उज़ैर से और उज़ैर को अरशद से बाप के कत्ल का बदला लेना था। अरशद पप्पू ग्रुप ने मुत्तहिदा की हिमायत से पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कच्छी राब्ता कमेटी के नाम से भी एक तंजीम बनाई गई और कलाकोट, चाकीवाड़ा, रेक्सल लेन, बगदादी, नयाबाद, मेमन सोसाइटी, खरदर, मूसा लेन और मुलेका इलाके तो समझें जंग का मैदान बन गए थे। रोजाना लाशें गिरती थीं, घरों और दुकानों पर फायरिंग होती थी। अभी ये सिलसिला जारी ही था कि वो रात आ गई जिसका उज़ैर बलोच को बरसों से इंतजार था। 16 सितंबर 2013 अरशद पप्पू अपने भाई यासिर अरफात और 10 साल के बेटे के साथ डिफेंस के अपार्टमेंट गया। उज़ैर को मुखबरी मिल गई। उसने अरशद को पकड़कर लाने का काम लियारी के 3 SHOs चांद खान नियाजी, जावेद बलोच और यूसुफ बलोच को सौंपा और उसके साथ अपने लोग भी भेजे। पुलिस वाले उसे थाने ले जाने के बजाय सिंगू लेन में उज़ैर के अड्डे पर ले गए। अरशद पप्पू के बेटे को उसके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। उसने बाद में अपनी मां को बताया था कि 2 गाड़ियों में 20 लोग आए थे जो उन्हें ले गए थे। उस रात सिंगू लेन और ब्रोही मोहल्ले में जो हुआ था उसने इंसानियत को भी शर्मा दिया। पुलिस वाले के ज़रिए ही मुखबरी कराएगी, पुलिस वाले के ज़रिए ही उसको जो है वो उठवाया गया और पुलिस वाले ही उसको वहाँ से उठाकर लेकर आए एक फ्लैट से अरशद पप्पू और उसके साथ भाई को और इसके साथी को। तो जो सिंगू लैन में जो वाक़या हुआ उसमें यह था कि इनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और प्रॉपर जो वे में जो है वो बड़ी तादाद में लोग जमा किए। इसमें जो इनके गैंग के सारे लोग थे वो थे, हज़ारों के करीब लोग इलाके के जमा थे। उनके सामने जो है वो उसको तमाम वाक़यात और उसकी जो चीज़ें सुनाई गई कि तूने ये किया, तूने ये किया। उसके बाद उसको
कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद फिर एक जो इंतहाई सफाकी और हौलनाकी एक चीज़ आई, एक वीडियो की शक्ल में वो देखी। वीडियो ये थी कि उसमें जैसे कि आजकल डॉक्यूमेंट्रीज़ में चीज़ों में चल रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कत्ल करके लाशों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए। यही नहीं, उसके बाद उनके जो सर थे उनके साथ बाकायदा तौर पर फुटबॉल खेली और उसके बाद उनको तमाम कोई चीज़ों को, जो मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसा एंगल नहीं छोड़ा कि जिसमें कोई कानून की गिरफ्त हो। तमाम जो लाशें थीं उनको जलाया गया। जलाने के बाद उसकी जो राख थी उस राख तक जो है वो गटरों में बहा दिया गया। अरशद पप्पू, उसके भाई यासिर अरफात और एक और उसका एक साथी था शेरा पठान, उन तीनों को जो है डिफेंस के एक फ्लैट से उठाकर लियारी लाया गया। लियारी में फिर उन्हें जो है मुखालफिन थे जो अरशद पप्पू के, उनके हवाले कर दिया गया। उस मौके पर बाकायदा मस्जिदों से ऐलानात करवाए गए कि भाई सब लोग आएँ और देखें अरशद पप्पू के साथ क्या होने वाला है। तो लोग बहुत सारे जमा हो गए। इनमें वो लोग भी थे जो अरशद पप्पू के सताए हुए थे, उसके जुल्म का शिकार हो चुके थे, तो वो भी आए तमाशा देखने के लिए। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा हौलनाक था। मतलब आज भी सुनकर मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अरशद पप्पू ज़िंदा था और उसकी उंगलियां काटी गई। उसी हालत में फिर उसके हाथ पैर काटे गए। अब आप सोचिए, एक आदमी ज़िंदा है, उसके हाथ पाँव काटे जा रहे हैं तो क्या मंजर होगा। मतलब बहुत भयानक, बहुत खौफनाक मंजर था। और इसके बाद ज़ाहिर है वो मर गया। वो तो मरने के बाद फिर उसकी लाश को जो है गधा गाड़ियों पर डाला गया और पूरे जो इलाका था लियारी का वहाँ घुमाया गया ताकि लोगों में दहशत हो। उन दरिंदों ने इस शर्मनाक काम की वीडियो भी बनाई थी और ग्रुपों में भी फैलाई थी, मगर वो वीडियो ऐसी खौफनाक हैं कि हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कराची अमन व अमान केस भी चल रहा था। अरशद पप्पू की हलाकत पर उसकी बीवी अस्मा अरशद ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दरख्वास्त दी थी। अस्मा ने अपील की थी कि अरशद पप्पू कत्ल केस का मुकदमा नामजद मुलजिमों के खिलाफ दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इंसाफ किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने IG सिंध को मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। 22 मार्च 2013 को कलाकोट पुलिस ने अरशद पप्पू की बीवी अस्मा अरशद की मुद्दत में केस दर्ज किया। मुकदमे में कलदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच, उसके भाई जुबैर, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, उसके भाई जाहिद लाडला, आसिफ काना, फैसल पठान, यासिर पठान, जाकिर डाडा, शाहजहां बलोच और हबीब जान को मुलजिम करार दिया गया। उस वक्त तक मुल्क से पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे करके ख़त्म हो चुकी थी। यानी पीपल्स अमन कमेटी या उज़ैर के गैंग के पास अब कोई सियासी छतरी भी नहीं थी। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने लियारी गैंग वॉर वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उज़ैर बलोच लियारी छोड़कर फरार हो गया। इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी, इंस्पेक्टर जावेद बलोच और इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उज़ैर बलोच को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। JIT के सामने उसने 198 कत्ल में मुलविस होने का एतराफ़ किया। अरशद पप्पू और यासिर अरफात के सरों से फुटबॉल खेलने और उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके जलाने की डिटेल भी उसी ने बताई थी। उज़ैर बलोच पर अरशद पप्पू कत्ल केस चलना शुरू हुआ। उस केस में अरशद पप्पू की बीवी मुदई और बेटा चशमदीद गवाह था, मगर वो गवाही देने नहीं आए। केस चलता रहा। मुलजिमों में इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी, जावेद बलोच और यूसुफ बलोच भी शामिल थे, मगर वो जमानतों पर जेल से बाहर थे। कराची सेंट्रल जेल में केस की समाअत थी। इंस्पेक्टर जावेद बलोच पेशी के बाद अपने रिश्तेदार के साथ घर वापस जा रहा था। सोल्जर बाजार में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने उन्हें रोका। उनमें से एक नीचे उतरा और फायरिंग शुरू कर दी। 1.5 मिनट में उसने 18 गोलियां बरसाईं और फिर इत्मीनान से फरार हो गया। इंस्पेक्टर जावेद बलोच और उसका रिश्तेदार मुसद्दिक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। ये कत्ल अरशद पप्पू का बदला था या उज़ैर को बचाने की कोशिश, ये अभी राज है, क्योंकि कहते हैं कि इंस्पेक्टर यूसुफ उज़ैर बलोच के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाला था। अभी यूसुफ बलोच की हलाकत को 2 महीने हुए थे कि इस केस का एक और मुलजिम मारा गया। अब बारी आई थी इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी की। वो भी अरशद पप्पू केस में सेंट्रल जेल में पेशी के बाद एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर वापस जा रहा था, मगर कोई उनके पीछे लगा हुआ था और वो सदर पहुंचे। पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल पर सवार शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। चांद खान मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे बैठा शख्स नीचे गिरा। चांद खान ने मोटरसाइकिल दूसरी गली में मोड़ ली। हमला करने वाला मोटरसाइकिल से उतरा और चांद खान के पीछे फायरिंग करता हुआ उसके पीछे भागता रहा। कई गोलियां चांद खान के जिस्म के पार हो गईं। अरशद पप्पू के कत्ल में मदद देने वाले की मदद कोई न कर सका। पुलिस और रेंजर्स ने 2-3 दिन में ही कातलों को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई और नहीं, अरशद पप्पू का बेटा आलम बलोच था, जो कई बरसों से इंतकाम की आग में झुलस रहा था।
यूं लियारी में बदले की एक और कहानी कत्लो गारत पर आकर ख़त्म हुई। मगर ये सिर्फ अरशद पप्पू के कम उम्री में यतीम होने वाले बच्चे या उज़ैर बलोच की कहानी नहीं, जो अपनी मर्जी के खिलाफ जुर्म की दुनिया में धकेल दिए गए। गफ्फार ज़िक्री जैसे कई और किरदार भी थे जो शराफत से जीना चाहते थे, मगर हालात ने उन्हें गैंगस्टर बना दिया और जब वो उस दलदल में उतरे तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि शतरंज की बिसात बिछाने वाले कोई और थे। ये सब तो सिर्फ मोहरे थे। लियारी सीरीज़ में आइंदा हम उज़ैर बलोच, गफ्फार ज़िक्री, मजीद स्पीड समेत ऐसे मजीद किरदारों पर भी बात करेंगे और उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जो लियारी में जुर्म, कत्ल और बर्बरियत के असल जिम्मेदार थे। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी मजीद कहानियों के लिए इनकलाब को सब्सक्राइब कर लीजिए।